भाभी आ रही हैं गाइस। पर्दे में छुपी जायशा को अर्जिम शाह की तरफ बढ़ते देख के बिलाखिर नौफिल की जुबान पे खुजली हुई थी। वो राजदानाना अंदाज में बोला था जिस पे अर्जिम शाह के दोस्तों के लबों पे मुस्कुराहट दौड़ी थी। अर्जिम शाह ने नौफिल की बात सुनते हुए अपने फोन से नजरें हटा के सामने की तरफ देखा था। अर्जिम शाह ने नौफिल की बात पे सख्त नजरों से अपने दोस्तों को घूर के देखा जो उसके चेहरे पे गुस्सा देखते हुए अपनी मुस्कुराहट दबा के फिर से पढ़ाई में मसरूफ हो चुके थे। अर्जिम शाह जिसका कल तक जायशा को देख के दिल धड़क रहा था, आज उसके दिल की धड़कनें साकित थीं, या शायद वो खुद ही अपने दिल की धड़कनों पे काबू पाए हुए था। जब उसके घर की सबसे छोटी और लाडली एजल शाह ने उसके लाला के इतने सालों के साफ किरदार को मिट्टी में मिलाया था, तो ये कल की आई लड़की क्या अर्जिम शाह के साथ मुखलिस हो सकती थी? कौन जाने, वो पर्दा भी शायद दिखावे के लिए करती थी। और जितनी वो बेवकूफ़ बनती थी उतनी बेवकूफ़ी का मुजाहरा तो शायद कोई 10 साल का बच्चा भी ना करता। अर्जिम शाह कल वाले वाक़े के बाद लड़कियों को लेके बेहद बदगुमान हो चुका था। उसे लड़कियों से नफरत महसूस हो रही थी जो सब कुछ करके भी अपनी मासूमियत दिखा के सबको मोम कर देती थी। वो काजिम शाह था जिसने एजल शाह को बख्शा था। अगर काजिम शाह की जगह कोई अर्जिम शाह के साथ ऐसा करता तो वो उसे एक रात में उधेड़ के रख देता, क्योंकि अर्जिम शाह गलती माफ़ नहीं करता था। गलती की सज़ा देना अर्जिम शाह के पसंदीदा कामों में से एक था। अर्जिम शाह अपनी तरफ बढ़ती जायशा को देखते हुए अपनी शहद रंग आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए सोच रहा था। एक्सक्यूज़ मी शाह। जायशा ने उसकी कुर्सी से 2 कदम के फासले पे खड़े होते उसे झिझक के पुकारा था। पूरी क्लास उसे शाह ही पुकारती थी, इसीलिए जायशा ने भी उसका नाम पुकारने के बजाय उसे शाह ही पुकारा था। उसके यूं पुकारने पे अर्जिम शाह का दिल कानों में धड़का था। अर्जिम शाह ने अपनी तेज चलती धड़कनों को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए अपना आईब्रो झुकाते उसकी पुकार का मकसद जानना चाहा। मुझे ये चैप्टर समझा दें प्लीज़, मैंने स्टार्टिंग की ये क्लासेस नहीं ली थी। जायशा सर झुकाए मासूमियत से झिझक के बोल रही थी। वो उसके खुले गरेबान से नजर आते सफ़ेद चट्टानी सीने को देखने से गुरेज बरत रही थी। तकरीबन क्लास की तमाम लड़कियों की हसद भरी नज़रें जायशा पे टिकी हुई थीं, जो इस वक्त यूनिवर्सिटी के सबसे हैंडसम और खूबसूरत लड़के से मुखातिब थी। तो मैं क्या करूं अगर तुमने स्टार्टिंग की क्लासेस नहीं ली? मैंने नहीं बोला था लेट एडमिशन लेने को, अर्जिम शाह सर्द मोरी से बोलता हुआ अपनी नज़रें फिर से फ़ोन की तरफ मरकूज कर चुका था। जायशा को उसका लहजा अजीब लगा। उस दिन तो वो इतना नरम बन रहा था, या आज अचानक उसे क्या हुआ था? जायशा ने हैरत से सोचा था, लेकिन फिर अपनी गलतफहमी समझते हुए अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हुए उसे एक बार फिर से पुकारा। नहीं, आपने नहीं बोला था, मेरा खुद का दिल ही लेट माना था, लेकिन अब तो मैं एडमिशन ले चुकी हूँ ना, प्लीज़ मुझे ये चैप्टर समझा दें। टेस्ट में सिर्फ आधा घंटा बचा है। जायशा हनूस नज़रें नीचे किए मासूमियत से मनमनाई थी। जायशा की मासूम बातों पे अर्जिम शाह के दोस्तों ने मुस्कुराते हुए अर्जिम शाह को देखा था। वो जो पहले ही तपा बैठा था, अब अपने दोस्तों को बिला फजूल में मानी खेजी से मुस्कुराते देख के उसका मीटर शॉर्ट हुआ था। एडमिशन ले चुकी हो तो मुझ पे कोई एहसान नहीं किया तुमने एडमिशन लेके। तुम्हें पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही नजर आ रहा हूँ चैप्टर समझने के लिए। क्या एक बापर्दा लड़की को किसी लड़के से गुफ्तगू करना ज़ेब देता है? हमारी क्लास में ऑलमोस्ट 45 गर्ल्स हैं, तुम उनसे मदद मांगने से पहले डायरेक्ट मेरे पास क्यों आई हो? अर्जिम शाह उसकी तरफ देखता हुआ दबी दबी आवाज़ में गराया था, जिसपे जायशा का चेहरा आहांत के एहसास से सुर्ख पड़ा। उसने भी सबकी तरह उसके पर्दे पे सवाल उठाया था। जायशा ने एक नज़र पूरी क्लास पे डाली जो उसी की तरफ देख रही थी, और ज़्यादातर क्लास अर्जिम की बातों पे मुत्तफिक नज़र आ रही थी। लड़कियों के चेहरे पे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी, जैसे उसका मजाक बना रही हो। शाह, वली ने जायशा की आंखों में नमी देखते हुए अर्जिम शाह का कंधा सहलाते उसे रिलैक्स किया, जो बिला फजूल में उस बेचारी लड़की पे भड़क रहा था। अर्जिम शाह ने गुस्से से वली का हाथ अपने कंधे से झटकते मजीद कुछ बोलने के लिए अपने लब वाक किए थे, जब उसके कुछ बोलने से पहले ही जायशा बोल पड़ी। आई एम सॉरी, मैंने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया। जायशा अपनी पलकें झपक झपक के अपने आंसुओं पे काबू पाते उसे तेजी से सॉरी कहते हुए अपनी जगह की तरफ बढ़ चुकी थी। अर्जिम शाह ने अपने शहद रंग बालों में हाथ फेरते हुए एक नज़र जायशा की पुश्त को और दूसरी नज़र पूरी क्लास को देख के फिर से अपना ध्यान फ़ोन की तरफ मरकूज किया। जायशा ने अपनी जगह पे बैठने के बाद किसी से मदद नहीं मांगी थी। वो अपने रजिस्टर पे छुप के सवाल हल करती बेआवाज़ रो रही थी। जायशा के आंसू उसका नकाब और रजिस्टर गीला कर चुके थे। वो दूसरी लाइन में बैठी हुई थी और अर्जिम शाह सबसे लास्ट लाइन पे। तकरीबन आधे घंटे तक जायशा रोते हुए अपना सर खपा के टेस्ट की तैयारी करती रही, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था। जायशा को इतनी ज़ोर का रोना आ रहा था, उसका बस नहीं था। वो हॉस्टल में जाके अपने बिस्तर में घुस के ज़ोरों से रोए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उस टेस्ट के मार्क्स उसके पेपर्स के मार्क्स में ऐड होने थे। सर क्लास में आ चुके थे, टेस्ट स्टार्ट हो चुका था, सब बच्चे खुली खुली लाइंस बना के बैठ चुके थे, यूं कि कोई बच्चा आसानी से चीटिंग नहीं कर सकता था, सवाए अर्जिम शाह के दोस्तों के जिन्होंने चैप्टर का एक एक हिस्सा बांट बांट के पढ़ा था।
वो लोग तो उस वक्त भी शीट आसानी से एक्सचेंज कर सकते थे अगर सर उनके सर के ऊपर खड़े हों। जायशा को टेस्ट काफ़ी मुश्किल लग रहा था, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी वो टेस्ट में क्या लिखे। सब बच्चे तेज़ी से टेस्ट हल कर रहे थे, जिसे देखते हुए जायशा को मज़ीद रोना आ रहा था। उसे लगा शायद वो क्लास में अकेली नालायक लड़की है जिसको टेस्ट नहीं आता। जायशा ने अभी तक अपने टेस्ट की शीट पे अपना नाम, रोल नंबर और सवाल ही लिखे थे, जवाब उसे आते नहीं थे, तो उसने खुद से गलत लिखने की जहमत भी नहीं की। जायशा को टेंशन की वजह से अपनी तबीयत ख़राब होती हुई महसूस हो रही थी। वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी रही थी, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में आके उसे अपने सितारे गर्दिश में होते महसूस हो रहे थे। वो अपनी पढ़ाई को लेकर काफ़ी हसास थी। बिलाखिर 10 मिनट तक किसी को भी उठते ना देख के जायशा अपनी भीगी हेज़ल आंखों को रगड़ के साफ करती अपनी जगह से खड़ी हुई। उसके इतनी जल्दी टेस्ट करने पे सर समेत सब ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, हता कि अर्जुम शाह ने भी। सर, मेरा हो गया। जायशा ने अपना टेस्ट सर की तरफ बढ़ाते हुए उन्हें मुखातिब किया। सर ने हैरानगी से उसका टेस्ट देखा था, जिस पे एक भी सवाल हल नहीं था। आपने टेस्ट को मजाक लिया हुआ है जायशा, या आपने पढ़ाई को ही मजाक समझ रखा है? यूनी आके क्लास ली, दोस्तों से गप्पे लगाई, खाया पिया और घर चले गए, बस यही ज़िंदगी आजकल के स्टूडेंट्स की। क्या फ़ायदा यूनी की इतनी फ़ीस देने का, माँ बाप के पैसे खर्च करवाने का, जब टेस्ट और पेपर्स में आप लोगों ने कुछ करना ही नहीं। सर भी शायद आज अपनी बीवी से झगड़ के आए थे, जो जायशा को और पूरी क्लास को एक नज़र देख के गुस्से से भड़कना शुरू हो चुके थे। सर, मैंने स्टार्टिंग। अभी जायशा आंसू बहाती हुई सर को कोई सफाई देती, जब हलक में आंसुओं का गोला अटकने की वजह से उसका जुमला अधूरा रह चुका था। लो जी, टेस्ट खाली दे कर एक एहसान तो आप पहले ही मुझ पे कर चुकी हैं, अब रो धो के एक एहसान मजीद कर दें। रोने धोने से मसले हल नहीं होते बेटा, अगली बार अच्छी तैयारी कीजिएगा, ये सब मैं आपके फ़ायदे के लिए ही समझा रहा हूँ। सर भी जायशा की जी भर के बेइज्जती करने के बाद आखिर में नरम पड़े थे। जायशा सर की बात पे हाँ में सर हिलाती अपनी चेयर से बैग उठा रही थी, जब उसकी नज़रें बेसाख्ता आखिरी कुर्सी पे बैठे उस बेरहम शाह पे पड़ी थी, जिसने आज उसे पूरी क्लास में जलील करने के बाद सर से भी जलील करवाया था। अर्जुम शाह उसी की तरफ देख रहा था। उसकी भीगी हेजल आंखों को देखते हुए अर्जुम शाह के दिल को कुछ हुआ। उसे सर पे उस वक्त इतना गुस्सा था, उसका बस नहीं था वो कोई कुर्सी उठा के सर के गंजे सर पे मार दें, जिन्होंने इतनी सी बात पे उस बेचारी की इतनी इंसल्ट कर दी थी, और वो ऐसा कर भी गुजरता अगर सामने उसके उस्ताद की जगह कोई और होता। अर्जुम शाह शायद भूल चुका था उस सब की वजह वही है। जायशा अर्जुम शाह को अपनी शिकवा गुनाह हेजल आंखों से देखती अपना बैग कंधे पे डालती हुई तेज़ी से क्लास से बाहर जा चुकी थी। उसकी सूजी हेजल आंखें फीक के और खूबसूरत हो चुकी थी। उसकी आंखें तो अर्जुम शाह के दिल पे पहले दिन से ही वार कर चुकी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में शिकवे के साथ साथ आंसू देखते हुए अर्जुम शाह से अपना दिल संभालना मुश्किल हुआ था। अर्जुम जल्दी से अपनी कुर्सी से उठ के सर को अपना आधा अधूरा टेस्ट पकड़ाता फिर साख्ता जायशा के पीछे गया, जो न जाने बाहर निकलते ही कहाँ गायब हो चुकी थी। ये क्या हो चुके मेरी क्लास को? क्या टेस्ट इतना ही मुश्किल था? सर, जो अर्जुम शाह का आधा अधूरा टेस्ट देख के हैरानगी की मूरत बने हुए थे, अर्जुम के क्लास से निकलते ही सर पूरी क्लास के ऊपर गरजे। सर के मानने में बात नहीं आ रही थी। उनकी क्लास के सबसे होनहार बच्चे ने अपना टेस्ट अधूरा छोड़ा था, और ऐसा अर्जुम शाह ने आज तक नहीं किया था। अर्जुम शाह ने जायशा को पूरी यूनिवर्सिटी में देख लिया था, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिली। वो खुद पे हैरान भी था। उसने कल के हुए वाक़े के बाद अपने दिल में अहद किया था वो कभी भी किसी लड़की को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं देगा, लेकिन फिर ना जाने क्यों दिल उसकी फिक्र में पागल हो रहा था। जायशा यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में आते ही अपने कमरे की तरफ भागी थी। उसके कमरे में उसके साथ 2 रूममेट्स भी थीं, जो उस वक्त यूनी में थीं। जायशा कमरे का दरवाज़ा बंद करती ही अपने बैग को सोफे पे फेंकती रोती हुई अपना नकाब उतारी थी। सुर्ख सफ़ेद रंगत, खूबसूरत मासूम नकोश, रोने की वजह से सुर्ख होती छोटी सी नाक, मोमी गुलाबियाँ बखेरते गाल, वो बिलाशुबा बेहद हसीन थी। जायशा अपना नकाब और बुर्का उतारते ही अपने बेड पे औंधे मुंह गिरती फूट फूट के रोना शुरू हो चुकी थी। लाइट ब्राउन लंबे सिल्की बाल कैचर से आज़ाद होते हुए उसकी पुश्त और चेहरे पे बिखरते हुए रोते हुए जायशा की छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। गुले, ज़रा मेरे साथ बाजार तो चल, सारा राशन ख़त्म हो चुका है और ठंड भी तो बढ़ी है ना, तेरे लिए कोई 2-4 जर्सियाँ ही ख़रीद लेंगे। सरताज अम्मा और गुलाली असर की नमाज़ पढ़ने की गर्ज से एनेक्सी में आई थी। नमाज़ पढ़ने के बाद गुलाली को सर्दी में बिना जर्सी के अपने कपड़े धोते देख के उन्होंने गुलाली को मुखातिब किया। सरताज अम्मा की बात पे गुलाली को वो मंजर याद आया था जब आहान शाह ने मिराल के साथ मंगनी की शॉपिंग पे जाने के लिए हामी भरी थी। इतनी जर्सियाँ तो हैं मेरे पास अम्मा, छोड़े मेरा दिल नहीं चाह रहा। गुलाली अपने आंसुओं पे जब्त करती कपड़े निचोड़ के तार पे डालती हुई अपने पठानी एसेंट में
मासूमियत से बोली। अरे कहाँ है वो पिछले साल की 2 जर्सियाँ हैं। चल ना मेरी शहजादी, माँ की बात नहीं मानेगी। सरताज अम्मा उसके पास आके मोहब्बत से उसका माथा चूमती बोली थी। उनकी मोहब्बत पे गुलाली की क्रिस्टल ग्रे आंखों में ढेरों आंसू जमा हुए थे। एक वही तो थी जो उसके नाज नखरे उठाती हुई उस पे प्यार जिताती थी। वो अलग बात, गुलाली ने उन्हें कभी इतने नखरे नहीं दिखाए थे। सरताज अम्मा खुद ही उसकी हर ज़रूरत पूरी करती थी। अच्छा अम्मा, चलती हूँ, लेकिन मगरिब से पहले ही वापस आ जाए। क्या आप जानती हैं ना, रात के अंधेरे में मुझे हवेली से बाहर डर लगता है। गुलाली भराई आवाज़ में बोलती उनसे दूर हुई थी, जिसपे अम्मा ने हाँ में सर हिलाते उसकी बात की तायद की। अम्मा को चादर लेके तैयार देखते हुए गुलाली ने एक नज़र अपनी दोनों चादरों को देखा था, जो अभी हल्की हल्की सी गीली थी। उसके पास यही 2 चादरें थी जिन्हें उसने कुछ देर पहले ही धो के धूप में डाला था। बाकी छोटे दुपट्टे उसके पास थे, लेकिन वो बाहर इतने छोटे पल्लू ओढ़ के नहीं जाती थी। और अम्मा के पास तो थी ही एक चादर जो उन्होंने खुद ओढ़ रखी थी। गुलानी ने अपने कमरे की तरफ बढ़ते छोटी सी लकड़ी की अलमारी से अपना कोई बड़ा सा दुपट्टा ढूंढा, लेकिन उसके सारे दुपट्टे फैंसी कपड़ों के थे जो अम्मा उसे किसी फंक्शन पे या ईद के ईद दिलाती थी। वो सब दुपट्टे बाजार में ले जाने के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं थे। लाइट भी गई हुई थी, वरना वो अपनी गीली चादर इस्त्री करके ही सुखा लेती। बेजा, आ भी जा गुले, फिर मगरिब हो जाएगी। बाहर से सरताज अम्मा की आवाज़ सुनते हुए गुलाली ने उन्हें अपनी चादर का मसला बताते हुए परेशान नहीं किया, वरना वो बाजार जाके उसे आधे पैसों की तो चादर ही खरीद देती। इसीलिए गुलाली ने अलमारी बंद करते हुए फिर से सहन में आते अपनी गीली काली चादर अपने पूरे वजूद पे ओढ़ते अपना चेहरा ढका था। अम्मा तो उसे सहन में आते देख के या नेक्सी से बाहर पड़ चुकी थी। उन्होंने उसे गीली चादर लेते हुए नहीं देखा था, वरना इतनी सर्दी में उसके बीमार होने के डर से उसे टोकती ज़रूर। गुलाली ने उस गीली चादर में अनकंफर्टेबल होते अनेक्सी के दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। वो अभी 2 कदम ही चली थी जब अपनी गाड़ी से निकलते अहान शाह की नज़रें अनेक्सी का दरवाज़ा बंद करती गुलाली की पुश्त पे पड़ी। उसके वजूद के साथ चिपकी हुई चादर देखते हुए अहान शाह ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा अपनी पूरी कुव्वत से बंद करते हुए अपने कदम अनेक्सी की तरफ बढ़ाए। अहान शाह की सब्ज़ आंखें गुस्से के एहसास से शदीद सुर्ख हुई थीं। अहान शाह ने अनेक्सी की तरफ जाते हुए आसपास खड़े मुलाजमों को देखा था, जो नज़रें झुकाए हुए थे। सच शुक्र उनमें से किसी का रुख भी अनेक्सी की तरफ नहीं था, वरना अहान शाह उनकी आंखों में तेजाब फेंक देता। सरताज अम्मा ने लंबे चौड़े अहान शाह को गुस्से से लंबे लंबे टक भरते अपनी तरफ आते देख के थूक निकला। न जाने वो क्यों इतने खूनख्वार तासुरात लिए उनकी तरफ आ रहा था। कहाँ जा रही हैं आप दोनों? अहान शाह उनके करीब आते सरताज अम्मा के हाथ में छोटा सा पर्स देखते गुस्से से दबी दबी आवाज़ में गर्राया। यकीनन वो पर्स पकड़ के हवेली के अंदर तो जा नहीं रही थी। अहान शाह की गराहट पे दरवाजे को कुंडी लगाती गुलाली के हाथ लर्जे थे। शाह साहब, ये बस बाजार तक ही जा रहे हैं, फिर हवेली आके रात का खाना ही तैयार करने वाले थे। सरताज अम्मा ने मध्यम लहजे में जवाब दिया। उन्हें लगा शायद वो भी शाह बीबी की तरह उन्हें 24 घंटे हवेली में काम करते देखना चाहता है, इसीलिए यूं भड़क रहा है। सरताज अम्मा के मुंह से बाजार का सुनते हुए अहान शाह के तन बदन में आग लगी थी। यानी वो इस हुलिये में बाजार जाने वाली थी। गुस्से से सोचते हुए अहान शाह के लहू में भांपड़ जले थे। वो अपने चौड़ा वजूद लिए बिल्कुल गुलाली की पुश्त पे खड़ा था, ताकि कोई मुलाजिम गलती से भी उसके गुलाली पे नजर ना डाल सके, जिसके वजूद के साथ चादर चिपकी हुई थी। अहान शाह ने 2 कदमों का फासला ख़त्म करते हुए एक हाथ गुलाली के बल खाती कमर में डालते दूसरे हाथ से अनेक्सी का दरवाज़ा थाड़ की आवाज़ के साथ खोलते उसे अंदर की तरफ धकेला था। गुलाली, जो इस अचानक अवतार पे गिरने वाली थी, अहान शाह ने शदीद गुस्से से उसकी कलाई जकड़ते हुए उसे ज़ोर से अपनी तरफ खींचते गिरने से बचाया था। वो किसी कटी डाल की तरह लहराती हुई उसके सीने से लगी थी। सरताज अम्मा तो हैरानगी से अहान शाह को देख रही थी, जो गुलाली को खींचता हुआ अंदर कमरे की तरफ बढ़ा था। अहान शाह ने अपने कदम गुलाली के कमरे की तरफ बढ़ाए। छोड़े मुझे शाह साईं। गुलाली ने गुस्से से उसके मजबूत हाथ से अपनी कलाई आज़ाद करवाने की तगोदो की थी। अहान शाह ने उसकी ऊंची आवाज़ सुनते हुए उसकी कमर को मजबूती से जकड़ते हुए उसके चेहरे से चादर हटाई। चादर हटाते ही अहान शाह गुस्से से पागल होते उसके गुलाबी होंठों पर जोर से अपने दांत काटता उसे लिए अपना सर झुकाते उसके छोटे से कमरे में दाखिल हुआ। वो कतई नहीं जानता था सरताज अम्मा नेक्सी के दरवाजे पे खड़ी हैरानगी से अहान शाह के रद्द अमल को देख रही हैं, वरना शायद वो यह हरकत उनके सामने करने के बजाय कमरे में जाके करता। सरताज अम्मा ने अहान शाह की जुसारत पे सुर्ख पड़ते हुए बाहर से नेक्सी का दरवाज़ा बंद किया। वो अहान शाह और गुलाली के निकाह के रिश्ते के बारे में वाकिफ थी। अहान शाह ने उसे कमरे में लाते ही अपने पैर की ठोकर से दरवाज़ा बंद करते हुए उसके साथ पटखा था। गुलाली के इस अचानक अवतार पे सर चकरा रहा था। वो नहीं जानती थी अहान शाह ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। ये गीली चादर लेके बाजार जाने वाली थी तुम?
अहान शाह ने उसके दाएं बाएं उस लकड़ी के दरवाजे के हाथ मारते अपनी पूरी कुव्वत से धाड़ते इस्तफसार किया। गुलाली ने उसके इस अचानक अमल पे जोर से अपनी आंखें मीटी थी। उसकी धाड़ पे उसे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। आंखें खोलो, जवाब दो मुझे। अहान शाह एक बार फिर दरवाजे पे अपने हाथ मारता उसके जबड़े को अपने हाथ की आहनी गिरफ्त में लेते हुए धाड़ा था। गुलाली ने उसकी धाड़ पे अपने वजूद की कपकपाहट पे काबू पाने की नाकाम कोशिश करती अपनी क्रिस्टल ग्रे आंखें उसकी सब्ज आंखों में गाड़ी थीं। हाँ, इसी की गीली चादर समेट जाने वाली थी, गुलाली ने मजबूत लहजे में कहा, लेकिन जिस्म हनूस लरज रहा था। क्यों गुलाली इस्माइल खान, क्यों? अहान शाह उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए गुस्से से पागल होते हुए गराया था। बाल छोड़े मेरे। आपको आज गुलाली के लिबास की इतनी परवाह क्यों हो रही है? कितनी चादरें और कितने जोड़े लेके दिए आपने मुझे इन 7.5 सालों में? गुलाली उसके हाथों से अपने बाल छुड़वाने की तगदो करती उसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ती चिल्लाई थी। तुम्हें अपनी निकाह में ले चुका था, यही काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए? और तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई गीली चादर ओढ़ के बाजार में जाने का सोचने की भी? जानती हो पोच में कितने मर्द? अभी अहान शाह थाड़ते हुए अपना जुमला मुकम्मल करता जब गुलाली ने उसकी बात काटी। जानती हूँ मैं सब। मर्द सबसे पहले औरत की खूबसूरती देखता है, लेकिन मुझ में ऐसा क्या है जो कोई मर्द मुझे अपने शायाने शान समझेगा? एक खूबसूरत वजूद तक तो है नहीं मेरे पास। बताएं ना, कोई मर्द मुझे कहाँ से देखना पसंद करेगा? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। बताएं ना, क्या ऐसा खास है मेरे जिस्म में जिस पे कोई मर्द बिला फजूल में अपना वक्त ज़ाया करता हुआ अपनी शिद्दतें। अभी गुलाली हज़ियानी अंदाज में चिल्लाती हुई अपना जुमला मुकम्मल करती जब अहान शाह ने धाड़ते हुए उसके होंठों को हमेशा की तरह अपने हाथ की चुटकी में मसलते उसकी ज़ुबान रोकी थी। बकवास बंद करो अपनी गुलाली। अहान शाह अपनी पूरी कुव्वत से गरजा था। उसने आज पहली बार उसके नाम के साथ इस्माइल खान के बजाय अपना नाम लगाया था। उसके पुकारने के अंदाज पे गुलाली की सांसें थमी थी। उसके मुंह से गुलाली अहान शाह सुनते हुए उसका दिल धड़क धड़क के पागल हो रहा था। क्रिस्टल ग्रे आंखें खतरनाक हद तक फैली थीं। उसकी बातों से अहान शाह को अपने लहू में उबाल उठते महसूस हो रहे थे। तैशो इश्तियाल के मारे अहान शाह का सफ़ेद रंग खतरनाक हद तक सुर्ख पड़ चुका था। कहाँ सोचा था ये मासूम नजर आने वाली पठानी इतनी चालाकी से उसके अल्फाज उसके मुंह पे मारेगी? अहान शाह की नज़रों का मरकज़ बेसाख्ता उसकी गीली चादर से ढका वजूद बना था, जो अहान शाह के मुताबिक बिल्कुल भी ढका हुआ नहीं था। मैं आज तुम्हारे बदन का अच्छी तरह से निज़ारा करके तुम्हें बताता हूँ कि क्या है तुम्हारे वजूद में और कहाँ कहाँ से छूना पसंद करूँगा तुम्हें मैं। उस गीली चादर में उसकी रानाइयाँ छलकते वजूद को देखते अहान शाह ने बुलंद आवाज़ में गराते हुए एक झटके में ये गीली चादर उसके बदन से जुदा की। उसके अचानक से चादर खींचते पे गुलाली की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। यहाँ से गुलाली की चादर ने ज़मीन पे पलटी खाई थी और वहाँ पे अहान शाह के दिल की दुनिया ने पलटी खाई। अहान शाह की हरी आंखें उसके कुंदन से तराशे मरमरी सरापे से हटने से इंकारी हुई थी। वो इतना कुछ अपनी उस चादर में छुपाए हुए थी। अहान शाह इस बात से बेइल्म था। उसकी गीली सफ़ेद कमीज से उसके बदन के नुमायाँ होते नशीबो परात की खूबसूरती देखते हुए अहान शाह के गले में गिरती उभर के मासूम हुई। अहान शाह ने बड़ा बड़ा हुस्न देखा था, लेकिन उसके दिल ने इकरार किया था ऐसा हुस्न उसने आज से पहले कहीं नहीं देखा। नीम बरहना लिबास में मलबूस खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हर वक्त उसके गले का हार बनने के लिए उसके एक इशारे के इंतजार में होती, लेकिन उनकी खूबसूरती ने आज तक अहान शाह को अट्रैक्ट नहीं किया था। अहान शाह कभी किसी लड़की के बदन को छूने के लिए बेताब नहीं हुआ था, लेकिन गुलाली के दिलकश सरापे को देखते ही वो उसे छूने को बेताब हुआ था। उसकी गहरी नज़रों को अपने वजूद का जायज़ा लेते देखे लरसती हुई गुलाली ने ज़मीन पे झुकते हुए अपनी चादर उठानी चाहिए थी, लेकिन अहान शाह उसकी कोशिश को नाकाम बनाता उसे बाजू से खींचते हुए अपने बेहद करीब कर चुका था। अहान शाह की नज़रें फिर से प्यासों की तरह उसके वजूद का तवाफ करने में मगन हो चुकी थी। गुलाली ने उसके बेबाक नज़रों को अपने वजूद में गड़ते महसूस करके दहकते गालों से अपने सीने पे हाथ बांधते हुए खुद को छुपाने की कोशिश की। उसकी गहरी नज़रों की तपिश की वजह से गुलाली का चेहरा तप के अंगारा बन चुका था। गुलाली के यूं खुद को छुपाने पे अहान शाह ने अपनी आंखों में शदीद सुर्खी लिए उसे घूरते हुए उसके दोनों हाथों की कलाइयाँ नरमी से थामते हुए उसकी कमर पे बांधी थी। अब वो फिर से अपनी तमाम तर खूबसूरती समेत उसकी आंखों के सामने थी। अहान शाह के दिल में मलकियत का एहसास अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ। वो उसके शिद्दत भरे लम्स पे गुलाली ने उसकी ब्लू चेक शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठियों में जोर से भेजा था। उसने आज से पहले उसके किसी लम्स पे कोई मुज़ाहमत दिखाई थी जो आज दिखाती। उसके हाथों
और लबों की बेबाक जो सारतें महसूस करते गुलाली का रंग तांबे की मानित सुर्ख हुआ था। घनी शिफाफ पल के आरजू पे सजदा रेज हुई थी। आहांशा ने कतरा कतरा उसकी सांसें शिद्दत से पीते हुए कितनी देर उनके साथ खिलवाड़ किया था। गुलाली की सांसों का तसल्लुट टूट रहा था, लेकिन वो उसे दूर झटके बगैर अपनी आंखें मूंद चुकी थी। आहांशा ने उसकी आंखें मूंदने वाली अदा पे मजीद शिद्दत से उसके भलाई लब को चूमा था। आहांशा जो उसके लबों के नाज़गी महसूस करते किसी और जहान में पहुंच चुका था। होश उसे अपने बजते फ़ोन की आवाज़ से आया। फ़ोन की आवाज़ सुनते ही आहांशा की सारी मदहोशी भग से उड़ी थी। आहांशा ने उसे आज़ादी बख्शी। गुलाली ने अपनी आंखें खोलते हुए एक शर्मीली सी मुस्कुराहट के साथ अपनी कमीज़ की बेतरतीबी को देखते हुए एक नज़र आहांशा को देखा, जो उसे अजनबी नज़रों से देखता हुआ न जाने किस सोच में गुम हो चुका था। गुलाली को उसकी सारी पुरानी बातें याद थी। उसने कैसे उसे अपने शायाने शान समझने से इनकार किया था। उसने कैसे उसे बावर करवाया था कि वो उसके स्टैंडर्ड की नहीं है, उसका वजूद इस लायक नहीं है जिस पे वो अपनी शिद्दतें निछावर करे। उसे ये सब हर्फ ब हर्फ याद था, लेकिन उसके महरम ने आज पहली बार उसके सरापे को छुआ था और इतनी शिद्दत से छुआ था वो उसे एक ताने भी नहीं दे सकी। उसने जैसे आहांशा को चांस दिया था, ये सोचे बगैर कि उसका चांस उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। आहांशा ने उसके चेहरे पे बिखरे कोसों कज़ा के रंगों से नजरें चुराते हुए उसकी कमर को छोड़ते अपनी जेब से फ़ोन निकाला। फ़ोन पे हारून शाह की कॉल देखते हुए आहांशा कॉल काट चुका था। हारून शाह उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए फ़ोन कर रहे थे, जो कल के बजाय आज पे शिफ्ट हो चुकी थी। कॉल काटने के बाद आहांशा ने एक नज़र उसके शर्मीले तासुरात देखे थे। तुम्हारे वजूद का निज़ारा करते ही मैंने जान लिया था, वाकई तुम्हारे बदन में कुछ भी खास नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी इस बात को अपनी गलतफहमी समझते हुए मैंने तुम्हें अपने लबों से चख के भी देख लिया। लेकिन मैं हनूज अपनी बात पे कायम हूँ, तुम में कुछ खास नहीं है गुलाली इस्माइल खान। मैंने तुम पे ये 2 घड़ी अपनी शिद्दतें लुटाते हुए अपना कीमती वक्त बर्बाद किया है। आहांशा ने बेरहमी से अपने अल्फाजों से गुलाली के वजूद से जान निकाली थी। वो जो उसके लिए कुछ देर पहले गुलाली आहांशा पुकार रहा था, वो फिर से उसे गुलाली इस्माइल खान बना चुका था। गुलाली जो पहले गुलाबियां बखेरती हुई शर्म से नजरें झुकाए हुए थी, आहांशा की बातों पे उसने किसी ट्रांस की कैफियत में नफी में सर हिलाते हुए उसकी तरफ देखा। जहां गुलाली को आज मालूम हुआ था जिंदा लाश बनना किसे कहते हैं, वहीं पे उसका सफ़ेद पड़ता रंग देखते हुए आहांशा ने आज जाना था रंग सफ़ेद पड़ना किसे कहते हैं। शाह साईं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गुलाली ने हिचकियां भरते हुए अपने लबों से लफ्ज़ तोड़ तोड़ के अदा किए थे। उसकी क्रिस्टल ग्रे आंखों में बेइंतहा तकलीफ और उदासी देखते हुए आहांशा कितनी देर कुछ बोल नहीं सका। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम्हारे साथ? क्या तुम्हारी कोख में मेरा खून पल रहा है जिसे अपना नाम देने से मैं इनकारी हूँ? बताओ मुझे, यूं मजलूम बनी मुझसे किस बात के शिकवे कर रही हो? अभी तक शोहरों की तरह छुआ ही कहाँ है मैंने तुम्हें हकीकत बताई है। तुम में वाकई कुछ खास नहीं है। आहांशा ने उस पर फिर से अपने बेरहम अल्फाजों के नश्तर चलाए थे, लेकिन आखिरी जुमला बोलते हुए उसकी जुबान खुद ब खुद लड़खड़ाई थी। अगर शोहर इस तरह से नहीं छूते तो क्या इस तरह से ना महरम छूते हैं? अगर हाँ तो शुक्रिया मुझे बताने के लिए। आइंदा से अगर मुझे कभी किसी का लम्स महसूस करने की ज़रूरत पेश आई तो अपने महरम सैयदजादे के पास जाने से पहले मैं किसी ना महरम अभी गुलाली अपने कंधों और गर्दन से नीचे नजर आती गहराइयों पे उसकी शिद्दतों के निशानात पे अपनी उंगली से इशारा करती मजीद हलक के बल चिल्लाती। जब आहांशा के हाथ के भारी थप्पड़ से उसका सर चकराया था, चटाक की आवाज़ गुलाली के पूरे कमरे में गूंजी थी। उसके भारी थप्पड़ पे गुलाली को अपना गाल जलता हुआ महसूस हो रहा था। उसके अल्फाजों को सुनते हुए आहांशा को अपने पूरे बदन पे चुंटियाँ रेंगती हुई महसूस हुई थी। जिस्म में गुस्से से शरारे फूटने लगे, रगों में खून की जगह जैसे भड़कता लावा गर्दिश करने लगा। आहांशा का बस नहीं था, वो मजीद थप्पड़ उसके मोमी गालों पे चढ़ते हुए उसकी जुबान हलक से खींच निकाले जिससे उसने ये घटिया बात कही थी। आहांशा के शोरों वाली बात से मतलब जो मायने और बेबाक सा था, लेकिन गुलाली ने आहांशा की इस बात को उलट अंदाज में लेते हुए उसके तन बदन में आग भड़काई थी। खुदा की कसम, अगर इस वक्त मुझे ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाना होता गुलाली आहांशा, तो मैं तुम्हारे वजूद को हर पर्दे से आज़ाद करके तुम्हें उतरता हुआ और तुम्हें खुद में उतारता हुआ तुम्हारे अल्फाज के बहुत अच्छे मतलब समझाता और इस अंदाज में समझाता कि तुम में सारी ज़िंदगी किसी लम्स को महसूस करने की चाह न रहती। शुक्राने के नफल पढ़ लेना अपनी इस जान बख्शी पे। आहांशा उसके बालों को अपने हाथ की मुट्ठी में जकड़ के झटका देता। उसकी भीगी क्रिस्टल ग्रे आंखों में अपनी सब्ज आंखें गाड़ता बेहद बेबाकी और गुस्से से ताड़ा था। अगली बार यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से छूऊंगा और इस कदर शिद्दत से छूऊंगा पागल हो जाओगी तुम अपने महरम सैयदजादे के लम्स पे। आहांशा ने उसकी गर्दन पे अपनी सौगात के दिए गए निशानात पे अपनी उंगली फेर के एक पल में उसके दिल के मकाम पे उंगली रख के दायरे बनाते जिस कदर बेबाकी से गराते हुए ये जुमले अदा किए थे, गुलाली को अपने कानों से धुआं निकलता महसूस हुआ।
सांसें बाकायदा खुश्क हो रही थी। उसने धुंधली निगाहों से उसे देखा था। एक बार फिर उसके कुछ देर पहले बोले के जुमले याद करते हुए हलक में आंसुओं का गोला सा अटका। आहान शाह ने उसके भीगे आरज़ुओं को देखते हुए अपने दिए के थप्पड़ के निशान पे बेसाख्ता झुक के बेहद शिद्दत से अपने लब रखते, उसके गाल को अपने लबों में दबाते, उसके सरापे पे मजीद एक भी नज़र डाले बगैर उसे दरवाजे से पीछे करते हुए अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाए। उसके जाते गुलाली दीवार के साथ लग के नीचे बैठती धाड़े मार मार के रो रही थी। एनेक्सी के दाखिली दरवाजे तक पहुंचते आहान शाह ने उसकी सिसकियां और धाड़े सुनते हुए अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए जोर से लोहे के दरवाजे पे मारा, जिससे आज पहली बार उसने किसी सिनफे नाजुक पे हाथ उठाया था। आहान शाह उसकी मजीद दर्दनाक सिसकियां सुनने के लिए वहां रुका नहीं था, बल्कि वो नेक्सी के दरवाजे को धाड़ से बंद करके लंबे लंबे डग भरता पोर्च की तरफ बढ़ चुका था। सुरेश शाह लाल हवेली के मर्दान खाने में कमरे के बेड पे लेटा मिरहा शाह की तस्वीर देखता, हर बार कभी उसके होंठ, कभी गर्दन तो कभी सरापा जूम करते हुए उसकी तस्वीर से मुखातिब होते यूं ही पागलों की तरह शायरी कर रहा था जैसे वो उसके सामने हो। उसने काफ़ी मुश्किल से रयान खान को जनान खाने की तरफ जाने दिया था। अगर रयान खान उसे उसकी महबूबा की कसम ना देता तो कोई बेईनी थी वो सुबह तक उसे उसकी बीवी के पास जाने ना देता। वो कल रयान खान का वलीमा अटेंड करके रात में ही इस्लामाबाद के लिए निकलना चाहता था, ताकि उससे अगले दिन आहान शाह की मंगनी अटेंड कर सके, जिसमें बड़े पैमाने पे लोगों को दावत दी गई थी। जुरेश शाह कल से काजिम शाह की खैर खबर लेने के लिए उसे फ़ोन कर रहा था, लेकिन उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया था। जुरेश शाह इस्लामाबाद पहुंच के उससे दो दो हाथ करने का इरादा रखता था। आखिर वो अपने लाडले की कॉल कैसे इग्नोर कर सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मीडिया के हवाले से मौजूद सभी लोगों को शुक्रिया आप सबका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। आज मैं अपने बेटे को सियासत की दुनिया में पेश करने का खुशी से इजहार करता हूँ। मेरे बेटे आहान हारून शाह ने अपनी मेहनत के ज़रिए अपने तजर्बे को हासिल किया है। उनका इरादा है कि वो अपने मुल्क और आवाम के लिए खिदमत करें, उनकी आवाज़ बने और उनके मसाइल का हल ढूंढें। मैं अपने बेटे की काबिलियत, जिम्मेदारी और अच्छी सोच को पहचानता। उस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हारून शाह अपनी आवाम से मुखातिब थे। वो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के जरिए अपने बड़े बेटे आहान हारून शाह का एक सियासतदान के तौर पे तारुफ करवा रहे थे। हारून शाह के एक तरफ दरियाब शाह, जबकि दूसरी तरफ आहान शाह अपनी दिलकश पर्सनैलिटी के साथ संजीदगी से बैठा बाप को सुन रहा था, जो उसकी काबिलियत पे पूरा मजमून याद करके आए थे। कभी कभी तो उनके मुँह से खुद के लिए इतने सताइश भरे अल्फाज सुन के वो अपनी घनी भरी बियर्ड पे हाथ फेरता व उनको आईब्रो उचका के चिढ़ाता कि आया वो उसी की तारीफ करें या किसी और बेटे की। उसके एक्सप्रेशन पे हारून शाह ने लोगों और मीडिया के सामने काफ़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया था, जिसके चेहरे पे दुनिया जहां की बेजारी थी। दाजी के साथ उनकी पार्टी के कुछ दूसरे मेंबर्स भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। आहान शाह उस वक्त कड़कड़ाते कलप लगे सफ़ेद कमीज शलवार में मलबूस, अपने भूरे बालों को सलीके से सेट किए बेहद हैंडसम लग रहा था। वो कमीज शलवार के ऊपर सफ़ेद ब्रांडेड कोट पहने हुए था, अपनी चौड़ी कलाई पे ब्रांडेड कीमती घड़ी और पैरों में चमचमाते ब्लैक शूज़ पहने वो अपने एक शूज़ को ज़मीन पे खरोचता बार बार स्टेज के बिल्कुल सामने कुर्सियों की तरफ देख रहा था, जैसे किसी के इंतज़ार में हो। हारून शाह की तकरीर अपने हतमी मराहिल पे थी। जब सामने कुर्सियों पे नजरें जमाए आहान शाह का इंतज़ार ख़त्म हुआ। सामने कुर्सी पे बैठते अज़ीम शाह को देख के आहान की आंखों में तहैयर कतई नहीं थी। वो जानता था वो आज ज़रूर आएगा। वो चारों कज़न्स ऐसे ही थे, एक दूसरे के बेहद करीब, वो हर कदम पे एक दूसरे के साथ होते थे। अज़ीम शाह के यहाँ आने का मकसद भी आहान शाह को सपोर्ट करना था। वो अभी तक सुबह वाली चॉकलेट ब्राउन पैंट के साथ अपनी स्किन शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोले हुए था। अलबत्ता शहद रंग बार बार बेतरतीब होते हुए माथे पे बिखर रहे थे। बज़ाहिर वो कुर्सी पे बैठते ही अपने आईफोन में मसरूफ़ हो चुका था, लेकिन उसके जिस्म का एक एक हिस्सा कान बना आहान शाह को सुनने के लिए तैयार था। सुरेश शाह हनूज सवात में था, इसीलिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो सका और काजिम शाह और आहान शाह के खुशगवार ताल्लुकात दुश्मनी में बदल चुके थे। इसीलिए काजिम शाह ने यहाँ आके नहीं देखा था, बल्कि वो तो सुबह ही एजल शाह पे अपना गुस्सा उतारने के बाद से ऑफिस में था। बिलाखिर हारून शाह की तकरीर ख़त्म होने पे आहान शाह ने गहरी सांस भरी थी। वो सिर्फ उस इंतज़ार में था कब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो और उसकी मीडिया से और उन कैमरों से जान छूटे। लेकिन जान तो तब तक अटकी थी जब हारून शाह ने उसे आवाम से मुखातिब होने को बोला था। आहान शाह को लगा हारून शाह ही सब बोल देंगे, उसे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सियासत का ढोल उसके दाजी ने उसके गले में डाल दिया था, जो उसे किसी न किसी तरह बजाना ही था। आहान शाह ने बाप को नरूठेपन से देखते हुए माइक अपनी तरफ सेट किया। हर कोई आहान शाह की आवाज़ सुनने को बेताब नजर आ रहा था।
अस्सलाम वालेकुम। अहान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में सबको संजीदगी और तमीज़ से सलाम करते हुए अपने भूरी बालों में हाथ फेरा था। सबके मुश्तरका सलाम के जवाब देने के बाद अहान ने खुद को मज़ीद कुछ बोलने के लिए तैयार किया। अज़ीम शाह भी अब अपने फ़ोन से नज़रें उठाए संजीदगी से अहान को देख रहा था। दादी काफ़ी खुशी से अपने पोते को सुनने के लिए बेताब थे। जैसे कि आप सब ने मेरे बाबा जान की तकरीर में आज एक बात बारहा सुनी है कि उनका बड़ा बेटा अहान हारून शाह एक काबिल और ज़िम्मेदार इंसान है, तो आप सबको उनके इन अल्फाजों से इम्प्रेस होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात मैं भी अपनी ज़िंदगी के 29 सालों में उनके मुँह से आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। अहान शाह की संजीदगी से सर को खम दे के बोलने की देर थी कि प्रेस क्लब में सबके कहके छूटे थे, सवाए हारून शाह और दाजी के, जिन्होंने उसे शदीद घूरियों से नवाजा था। अज़ीम शाह और दरियाब शाह ने बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अज़ीम शाह बज़ाहिर अपने चेहरे पे बला की संजीदगी सजाए हुए था। अगर तो आप सब मुझसे किसी लंबी चौड़ी तकरीर की उम्मीद रखते हैं तो माजरत के साथ मैं कोई तकरीर याद करके नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा बाबा जान के फिर फॉर्म में होने के बाद आप सबको मेरे अल्फाजों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि बाबा जान के मुताबिक उनका नाम रोशन करना उनके काबिल और होनहार बेटे अहान हारून शाह पे फ़र्ज़ है, जिसके लिए मेरा कुछ बोलना ज़रूरी है। तो अभी अहान शाह फिर से सर को खम दे के एक नज़र हारून शाह को दे के संजीदगी से अपनी बात बरकरार रखता, जब उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही सबके एक बार फिर से कह के छूटे थे। अहान शाह ने काबिल और होनहार बेटे पे काफ़ी जोर दिया था, जिसका जिक्र हारून शाह ने काफ़ी बार अपनी तकरीर में किया था। अहान शाह उस वक्त अपने गुस्से से सुर्ख पड़ते बाबा जान को एक नज़र देखते हुए बामुश्किल अपना कहका ज़ब्त कर रहा था। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मैं इन 5 अल्फाजों पे मुकम्मल तौर पे यकीन रखता हूँ। मैं आप सबके साथ लाखों वादे नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मुझे दिया गया आपका वोट ज़ाया नहीं जाएगा। शुक्रिया। अहान शाह की संजीदगी हनूज बरकरार थी। वो इन चंद जुमलों को बोलने के बाद अपना माइक ऑफ कर चुका था। अहान हारून शाह की बात का इख्तिताम होते ही हाल में तालियां गूंजी थीं। अहान शाह ने सामने कुर्सी पे बैठे संजीदा और नाराज से अज़ीम शाह को होले से तालियां बजाते देख के आईब्रो झुकाया था, जो उसके देखने पे अपना तालियां रोक के फिर से फ़ोन में मशगूल हो चुका था। वो उससे बेहद नाराज़ था। सबकी सताइश भरी नज़रें अहान शाह पे टिकी थी। सब उससे काफ़ी उम्मीदवार नजर आ रहे थे। हारून शाह जो बज़ाहिर बेटे की बातों पे बरहम नजर आ रहे थे, उन्होंने भी बेटे के जुमलों पे काफ़ी मुश्किल से मुस्कुराहट ज़ब्त की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होते ही तमाम रिपोर्टर्स शाह फैमिली का रास्ता रोकते उन पे सवालों की बिछाड़ कर रहे थे, जिसमें ज़्यादातर अहान हारून शाह के लेट सियासत ज्वाइन करने की वजह पूछ रहे थे। अहान शाह का बस नहीं था वो उन सब रिपोर्टर्स को उठा उठा के पटकते, जिनकी जान को सुकून नहीं था। अभी हारून शाह और दरियाब शाह कुछ रिपोर्टर्स को मुख्तलिफ जवाबात दे ही रहे थे, जब अहान शाह का हाथ में पकड़ा फ़ोन रिंग हुआ। सुरेश शाह का नंबर देखते ही अहान शाह ने फ़ोन गैस करके कान को लगाते हुए अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा किया था कि उसके और अज़ीम शाह के गुजरने के लिए जगह बनाएं, जिन्होंने उसके इशारे पे फौरी अमल करते हुए उसके लिए और छोटे शाह के लिए जगह बनाई। कि उन तमाम लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी है जिनके टीवी पे आपको देख के दिल धड़क रही है। सुरेश शाह का ये जुमला सुनते ही अहान शाह ने अपना आईब्रो उचकाते हुए उसके मज़ीद बोलने का इंतज़ार किया। कम से कम आपको ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये एक्सपोज करना चाहिए था यार कि आप डबल बुक्ड हैं, यानी एक मनकूहा के होते हुए भी एक मंगनी मजीद। अभी सुरेश शाह होले से हंसते हुए अपना जुमला मुकम्मल करता जब अहान शाह ने उसकी बात काटी। आई थिंक इतनी बकवास काफ़ी है सुरेश शाह। अहान शाह ने अपनी मुस्कुराहट दबा के अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसे लताड़ा था, जिसे सवात में बैठ के भी सुकून नहीं था। अज़ीम शाह जो अहान शाह को मुकम्मल तौर पे इग्नोर करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने वाला था, अहान शाह ने उसका मजबूत बाजू अपने हाथ की गिरफ्त में लेते हुए उसे अपनी गाड़ी की पैसेंजर सीट पे धकेला था। अज़ीम शाह ने उसे अचानक कप्तान पे अपनी शहद रंग आंखें फैलाते हुए अहान शाह को देखा था। शीशे की तरफ मुंह मोड़ के बैठे अज़ीम शाह को देखते हुए अहान शाह ने उसके हाथ से उसकी गाड़ी की चाबी पकड़ते हुए अपनी तरफ का शीशा नीचे किया। अकबर खान को चाबी कैच करवाते ही उसने उसे अज़ीम शाह की गाड़ी हवेली ले जाने का इशारा करते फिर से अपना रुख अज़ीम शाह की तरफ किया था, जो अपना निचला लब बेदर्दी से काटता हुआ हनूर शीशे की तरफ देख रहा था। शर्ट उतारो छोटे शाह, अहान शाह ने उसे हुक्म देते ही अपना डैशबोर्ड खोला था। अज़ीम शाह ने अहान शाह के जुमले पे चौंकते हुए उसकी तरफ देखा। ऐसे मत देखो मुझे, तुम्हारी इज्जत नहीं लूटने वाला मैं। शर्ट उतारो, उसकी शहदर आंखों में तहैयर से देखते हुए अहान शाह ने संजीदगी से अपनी बात पे जोर दिया। जी मैं जानता हूँ आप किसी की इज्जत उसे बेलिबास किए बगैर भी लूटने का फन रखते हैं। अज़ीम शाह शर्ट उतारे बगैर एक नज़र उसकी तरफ देख के चुपा चुपा के बोला था। इशारा उसके काजिम शाह पे एतबारी का था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा छोटे शाह तुम्हारे अपने जितने कद काट पे तुम्हें पीटना, इसीलिए ये सब बातें भूल के अपना रवैया दुरुस्त करो और शर्ट उतारो। अहान शाह ने उसे सख्ती से डपटते हुए डैशबोर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला था।
हाथ मत लगाएं मुझे, आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है लाला। आपको अपने छोटे शाह की फिक्र उस वक्त क्यों नहीं हुई थी जब आपने काजिम लाला के सीने पे अपनी बंदूक का निशाना लिया था? आपको तब अपने छोटे शाह का ख्याल क्यों नहीं आया था कि वो अपने इतने बड़े नुकसान पे खुद को आग लगा देगा, या इस सफाक दुनिया वालों को? आपको तब अपने छोटे शाह पे तरस क्यों नहीं आया था कि काजिम शाह के बगैर वो माजूर हो जाएगा, उसका एक बाजू उसके धड़ से अलग हो जाएगा? कल आपने काजिम लाला के किरदार को, अभी अज़ीम शाह उसका हाथ अपने जख्मी कंधे से हटाता हुआ मजीद धारता जब अहान शाह ने उसकी बात काटी थी। तुम तो क्या, तुम्हारी कभी ना आने वाली बीवी भी मुझे तुम्हें हाथ लगाने से रोक नहीं पाएगी अज़ीम शाह। और अब अगर तुमने मेरे बैंडेज करने तक मजीद बकवास की तो बाखुदा मैं तुम्हारे कान के पीछे रख के दो लगाऊंगा। अहान शाह ने गुस्से से बोलते हुए उसकी उस स्किन शर्ट कंधे से चीरते हुए उसका जख्म को टटोला था जहां से कल गोली छू के गुजरी थी। जख्म अच्छा खासा था। प्रेस क्लब से निकलते हुए रश की वजह से अज़ीम शाह का कंधा काफ़ी लोगों से टकराया था, जिसकी वजह से उसके कंधे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी थी, जिस पे अज़ीम शाह का ध्यान तो नहीं गया था, अलबत्ता अहान शाह का ज़रूर गया था। इसीलिए वो हारून शाह से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल आया था। अहान शाह मसरूफ़ अंदाज में उसका जख्म नरमी से साफ करता हुआ उसके दाएं बाजू के फूले मसल्स पे बैंडेज कर रहा था। अज़ीम शाह उसके लहजे में सख्ती देखते खामोश हो चुका था। वो खामोशी से उसे अपनी बैंडेज करते देख रहा था। मैं जेलस हो रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा काजिम शाह को मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, और जो सलूक मैंने उसके साथ किया था मैं उस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, वो इससे ज़्यादा का हकदार था। अहान शाह ने उसकी बैंडेज करने के बाद अपना हाथ टिश्यू से साफ करते हुए उसे मध्यम लहजे में जवाब दिया, जिस पे अज़ीम शाह उसे देख के रह गया। ये इंसान हर एक पे अपनी मर्जी क्यों थोपता था? अहान शाह ने उसके तासुरात को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए अपना कोट उतार के उसकी गोद में रखा था। मतलब साफ था वो उसका कोट पहन ले, क्योंकि उसकी शर्ट फाड़ने का काम तो वो पहले ही अपने हाथों से अंजाम दे चुका था। अज़ीम शाह ने सुलगते हुए उसका कोट पहना था। वो अभी भी उससे शदीद नाराज़ था। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम वो महसूस नहीं कर सकते जो कल मैंने काजिम शाह को अपनी बहन के साथ बंद कमरे में नाजेबा हालत में देखते हुए महसूस किया था। काजिम शाह इज़ नॉट इनोसेंट एट ऑल। अहान शाह ने सफाकी से बोलते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट की। एक वक्त आएगा आपको काजिम लाला की मासूमियत पे यकीन आएगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी लाला। अज़ीम शाह ने अजियत से बोलते हुए अपना रुख फिर से शीशे की तरफ मोड़ा था। उसके जुमलों पे अहान शाह ने अपनी गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ाई थी। कहीं कुछ गलत था जिसे अहान शाह समझ नहीं पा रहा था। वो कल से दिल और दिमाग की जंग में पागल हो रहा था। काजिम शाह उस वक्त अपने ऑफिस में कुर्सी के साथ टेक लगा के बैठा एलसीडी पे चलते न्यूज़ चैनल पे अपनी नज़रें जमाए हुए था, जहां बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहान शाह की गुफ्तगू के क्लिप्स दिखाई दे रहे थे, और वो ना चाहते भी उन्हें बार बार देख रहा था। शायद अगर हालात मुख्तलिफ होते तो वो उसकी हाजिर जवाबी को काफ़ी दाद देता, लेकिन अभी अहान शाह को देखते हुए काजिम शाह को बेहद गुस्सा आ रहा था। काजिम शाह ने गुस्से से पेपर वेट उठा के एलसीडी पे मारते हुए अपनी दहकती कनपट्टियों को उंगलियों से दबाया था। आई विल नेवर फॉरगिव यू फॉर दिस हारून शाह। काजिम शाह अपने टेबल से लैपटॉप उठा के ज़मीन पर पटकते हुए बुलंद आवाज़ में धाड़ा था। इतनी उसे अपने माँ बाप की बेएतबारी पे अजियत नहीं थी जितनी उसे अहान शाह की बेएतबारी पे हुई थी। उसने उसके साथ अपनी 29 साल ज़िंदगी का एक पल गुजारा था। स्कूल से कॉलेज तक साथ, और फिर कॉलेज से यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि उन्होंने अपना बिजनेस भी इकट्ठे स्टार्ट किया था। वो कैसे उसके साथ गुजारे कि हर पल को फरामोश करते हुए उसे हवस परस्त, दरिंदा और वहशी बोल सकता है? अब ये कल का आया छोकरा एहसन मलिक के मुकाबले में आएगा। एहसन मलिक न्यूज़ चैनल पे चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के इस्तेज़ाइयाँ हंस रहा था। इस बार जीत शाहों की नहीं बल्कि सिर्फ एहसन मलिक की होगी। रात का 1 बज रहा था, लेकिन काजिम शाह अभी तक हवेली नहीं आया था। अपनी किटी को सुनाने के बाद और सबके अपने अपने कमरों में जाके सो जाने के बाद एजल शाह लाइट ग्रीन कुर्ता कैपरी में मलबूस, सफ़ेद दुपट्टा शानों पे लिए लाउंज के सोफे पे बैठी उदासी से उसका इंतजार कर रही थी, जैसे वो शादी से पहले करती थी। फ़र्क सिर्फ इतना था, तब वो ड्रामे देख देख के कहके लगाते हुए उसका इंतजार करती थी, और आज वो अपनी ड्रामा याद करते हुए अपनी उस गिरी हुई हरकत पे लानत भेजती हुई उसका इंतजार कर रही थी। वो और काजिम शाह कब इतना नाराज़ रहते थे। काजिम शाह हमेशा उसे मनाता था, चाहे गलती एजल शाह की ही क्यों ना हो, लेकिन इस दफ़ा उसने गलती नहीं गुनाह किया था जिसकी माफ़ी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं थी। 1 से 1:30 बज रहा था, लेकिन काजिम शाह ने अभी तक हवेली में कदम नहीं रखा था। शायद वो आज की रात भी फार्म हाउस में गुजारना चाहता था। एजल शाह अपना निचला लब काटते हुए सोचा था। अपने निचले लब में दर्द महसूस करते हुए उसने सिसकी भरी। उसकी मजीद शिद्दतों को सहने से डर भी लग रहा था, लेकिन उसका नाराज़ रहना भी कबूल नहीं था। आज कितनी कोशिश की थी एजल शाह ने सबको सच बताने की, लेकिन जुबान ने साथ नहीं दिया। दिल की धड़कनें 200 की स्पीड पे पहुंच चुकी थी। अभी एजल शाह इन्हीं सब बातों को सोचने में मसरूफ थी जब लाउंज में दाखिल होते काजिम शाह को देख के वो जल्दी से अपनी जगह से उठी। वो उस वक्त वाइट पैंट पे ब्लू ड्रेस शर्ट पहने अपने बाजुओं के स्लीव्स कोनियों तक फोल्ड के काफ़ी थका हुआ लग रहा था।
गोल्डन बाल माथे पे बेतरतीबी से बिखरे हुए थे, जबकि चेहरा सुबह की तरह सुर्ख था। नकूश वैसे ही तने हुए थे। काजिम शाह उसे एक नज़र देख के नज़रअंदाज करता हुआ सीढ़ियों की तरफ बढ़ने वाला था जब एजल शाह भागती हुई उसके रास्ते में आती उसके चटानी सीने से लगी। काजिम शाह अपनी जगह पे स्टिल हुआ। वो उसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार मजबूत करता बिल्कुल उसके चौड़े सीने में मुकम्मल समा चुकी थी। अब मुझ पे कौन सा नया इल्ज़ाम लगाने की साजिश कर रखी है तुमने, जो तुम्हें मेरे सीने से लगने के लिए एक खुला लाउंज ही मिला है? काजिम शाह उसके डार्क ब्राउन बालों की बंदी चोटी को मुट्ठी में जकड़ता नागवारी से गराया था। एजल शाह ने सिसकी भरते हुए अपने बालों पे हाथ रखते नफी में सर हिलाया। उसकी सख्ती पे नीली आंखें लबालब पानियों से भरी थीं। मैं तो आपके लिए चाय बनाने के लिए जाग रही थी। एजल शाह ने अपने आंसुओं को आर्जों पे फिसलने से रोकते हुए मध्यम आवाज में जवाब दिया। ओह, तो मतलब तुम्हारे यहाँ गुनाह करके भूल जाने का रवाज है। चलो शाबाश, हमेशा तुम मेरे लिए चाय बनाती थी ना, जिसका बदला तुमने मुझे पूरी हवेली में रैपिस्ट जाहिर करवा के लिया है। आओ, आज मैं तुम्हें तुम्हारी सिखाई की चाय बना के पिलाता हूँ। आखिर को मेरी बीवी कल से हवेली वालों के सामने मजलूम बनने की एक्टिंग कर करके थक गई होगी ना। काजिम शाह उसका मुद्दा सुनते ही गुस्से से पागल होते दबी दबी आवाज़ में उसके कान में गराता उसकी कोहनी को अपने हाथ की ग्रिप में जकड़ते हुए किचन की तरफ बढ़ा था। एजल शाह सहमते हुए किसी कटी शाख की तरह उसके साथ खींचती चली जा रही थी। काजिम शाह ने किचन में आती उसे स्लेब के साथ पटका था। एजल शाह ने सिसकी भरते हुए अपनी कमर में हाथ रखा। काजिम शाह ने उसकी सिसकी को इग्नोर करते हुए चूल्हे पे आग जलाई। चूल्हे पे पटखने के अंदाज देगची रखते हुए काजिम शाह ने उसमें पानी उंडेला था। पानी में नमक, मिर्च, हल्दी, लौंग और हर वो चीज़ डाली थी जो उस दिन एजल शाह ने उसके लिए पेट पाड़ चाय तैयार करते हुए डाली थी। एजल शाह हैरानगी से अपनी नीली आंखें फैलाए काजिम शाह को थूक निगलते हुए देख रही थी। मुझे चाय नहीं पीनी, मैं डिनर कर चुकी हूँ, प्लीज़। एजल शाह ने हिचकियां रोकते हुए काजिम शाह के बाजू पे हाथ रखते उसे चाय बनाने से रोका था। काजिम शाह जो चाय में दूध डाल रहा था, एजल शाह के इंकार पे उसने कहर बरसाती नजरों से उसकी तरफ देखा था, जो उससे सनत का पूछने के बजाय उसे अपने डिनर करने की कहानी सुना रही थी। जैसे जैसे चाय को उबाले आ रहे थे, एजल शाह को अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हो रही थी। काजिम शाह उस वक्त बेहद गुस्से में लग रहा था। वो वाकई उसकी जान बख्शी नहीं करने वाला था। एजल शाह ने खुद को कोसा था, जो कब से उस जल्लाद इंसान का इंतजार कर रही थी, ये जानते बूझते भी कि वो गुस्से में किसी की कहाँ सुनता है। काजिम शाह ने फुर्ती से चाय बड़े से मग में उंडेली थी। भाप उड़ती चाय को देखते हुए एजल शाह को अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हो रहे थे। नहीं, प्लीज़, मुझे नहीं पीनी, मैं एजल शाह रोते हुए इल्तजाइया अंदाज में बोली थी, लेकिन काजिम शाह ने उसकी इल्तजा नज़रअंदाज करते हुए फ्रिज से आइस क्यूब्स निकालते उस गर्म आग चाय में डाले थे। चलो शाबाश, फटाफट से ये स्ट्रॉन्ग चाय पी के अपनी थकावट उतारो, ताकि फिर मैं अपनी आज की सारी थकावट तुम्हारे वजूद पे उतार सकूं। काजिम शाह उस नीम गर्म चाय का मग उसके होंठों से लगाता अपने हाथ की चुटकी बजाते हुए बेबाकी से बोला था। वो उसकी एक भी इल्तजा सुनने को तैयार नहीं था। उसने कल की पूरी रात हवेली से बाहर गुजारी थी। वो सुबह से ऑफिस जाने के बाद अभी रात के 1 बजे हवेली आया था, लेकिन उसके बाप ने उसकी फिक्रमंदी में एक जुमला तक अपने मुंह से नहीं निकाला था, बल्कि वो आहान शाह के साथ उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे उसकी बातों पे मुस्कुरा मुस्कुरा के कैमरे में देख रहे थे, जिसे देखते हुए काजिम शाह के खून में उबाल उठ रहे थे। आपने इसमें इतनी मिर्च और नमक डाला है, मैं कैसे पीऊँ? मैं मर जाऊंगी। एजल शाह बिल्कुल स्लेब के साथ लगती रोते हुए नफी में सर हिला के बोलती। काजिम शाह का मीटर मजीद शॉर्ट कर चुकी थी। तो मर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें ये चाय पिलाए बगैर यहाँ से हिलने नहीं दूंगा एजल शाह। काजिम शाह ने धाड़ते हुए फिर से उसके लबों के साथ मग लगाया। एजल शाह ने उसके धाड़ने पे तेजी से चाय का घूंट भरा था। चाय का घूंट भरने की देर थी। एजल शाह को अपने कानों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। एजल शाह ने खांसते हुए चाय के मग को अपने लबों से हटाते काजिम शाह की तरफ देखा था, जिसके नकूश हनूस तने हुए थे। तुम्हारे पास 2 मिनट है ये चाय खत्म करने के लिए एजल शाह, वरना मैं तुम्हारे सफ़ेद दोधिया हाथ इस चूल्हे पे रख के जला दूंगा। काजिम शाह उसके आंसुओं की परवाह किए बगैर चूल्हे से केतली उतारते हुए गराया तो उसकी इतनी सफाक बात पे एजल शाह ने बेयकीनी से अपने शाहजी को देखा। वो ऐसा तो नहीं था। एजल शाह ने अजियत से सोचते जोर से आंखें मीचते हुए घटाघट ये जहरीली चाय पी थी। वो कब से चाय के घूंट भरे जा रही थी, लेकिन अभी तक आधा मग भी खाली नहीं हुआ था। एजल शाह की आंखों से ज़ारों की तार पानी निकलता हुआ उसके आर्ज़ों को भिगो रहा था। काजिम शाह की नज़रें चूल्हे पे जलती आग पे देखते हुए पूरी तरह से खांसती। एजल ने फिर से मग अपने होंठों से लगाया। वो आधे मग से ज़्यादा किसी सूरत नहीं पी पा रही थी। एजल शाह को अपने होंठ और अपनी जुबान बुरी तरह से जलती हुई महसूस हुई थी। एजल शाह ने एक नज़र मग में आधी चाय को देखते हुए उसे सलेब पर रखा और फिर वो अपना चेहरा हाथों में छुपाए बुरी तरह रो पड़ी। वो रोते हुए भी बार बार खांसती तो कभी दुपट्टे से अपनी नाक पूंछती। 2 मिनट गुजरते ही काजिम शाह ने अपनी नज़रें आग से हटाते हुए एजल शाह को देखा।
काजिम शाह ने उसके चेहरे पर रखे हाथों को मजबूती से अपने हाथों में थामा था। एजल शाह को लगा वो अगले ही पल उसके हाथ उस चूल्हे पे जलती आग पे रख देगा। एजल शाह ने जोर जोर से नफी में सर हिलाते काजिम शाह की तरफ देखा। शाह जी प्लीज़ मेरे हाथों को मत जलाइएगा, आप जानते हैं ना एक दफ़ा मेरा अंगूठा जल गया था और मैं जलन की वजह से कितने दिन रोती रही थी। प्लीज़ मैं आधी चाय कल पी लूँगी, मेरे हाथ मत। एजल शाह जो अजियत की इंतहा पे रोती उससे मिन्नतें कर रही थी, काजिम शाह के नरम गरम होंठों का लम्स अपने लबों पे महसूस करते उसके दिल पे जैसे किसी ने ठंडी फवार डाली। एजल शाह की नीली आंखों से आंसू किसी समंदर की तरह उसके आरज़ों पे गिरते हुए काजिम शाह के चेहरे को भी घेरा कर रहे थे। काजिम शाह ने बेहद नरमी से उसके होंठों को चूमते हुए उसके छोटे से वजूद को अपनी मजबूत बाहों में उठाया। उसके नरम लम्स पे एजल शाह कानों की लो तक सुर्ख पड़ रही थी। उसके नरम से होंठ चूमते पे आहिस्ता आहिस्ता उसके आंसू थमते जा रहे थे। हाथ मत लगाया करो मुझे एजल शाह, नफरत है मुझे तुम्हारे हाथ के लम्स से। काजिम शाह उसके हाथों को अपनी शर्ट से दूर करते हुए लहू रंग आंखों से गराया था। न जाने कि उसके हाथों का लम्स अपने वजूद पे बर्दाश्त नहीं होता था उसे। वो जब जब उसे हाथ लगाती थी उसे वही मंजर याद आता था जब उसने उसे खुद पे खींचते हुए उस पे हैरतों के पहाड़ तोड़ रहे थे। एजल शाह ने उसके यूं गराने पे उसे हाथ लगाए बगैर डरते हुए उसके कुशादा सीने पे अपना चेहरा छुपाया। आपके गुस्से से जान जाती है मेरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। एजल शाह ने हिचकियां भरते हुए उससे इल्तजा की थी। उसकी इल्तजा पे सीढ़ियों पे चढ़ते काजिम शाह के कदम थमे थे। वो काजिम शाह जिससे आज तक किसी ने किसी बात की सफाई नहीं मांगी थी। वो काजिम शाह जिसके मुंह से निकली हुई बात सबके लिए हरफे आखिर होती। वो काजिम शाह जिस पे सब अपनी जान छिड़कते थे। यकीन करो सबकी बेएतबार नजरें खुद पे महसूस करते हुए उस काजिम शाह की भी जान जाती थी। काजिम शाह उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ता उसका चेहरा अपने सीने से बाहर निकालते हुए उसके चेहरे पे गुस्से से फंकारा। एजल शाह उसकी भारी आवाज़ की गराहट पे अपनी आंखें जोर से मीट चुकी थी। चाय का गंदा टेस्ट फिर से उसके मुंह में आना शुरू हो चुका था। जुबान और होंठ फिर से पहले की तरह जल रहे थे। एजल शाह को लंबी सी हिचकी भरते देख के काजिम शाह ने उसके बालों को आज़ादी देते हुए अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कल तो मैं तुम्हें बख्श चुका था, आज किसी सूरत नहीं बख्शूंगा एजल शाह। और अगर तुमने मेरी शिद्दतों को सहते हुए दर्द दर्द की रट लगाई तो आई विल इंश्योर दैट यू वॉन्ट बी एबल टू वॉक फॉर अ नंबर ऑफ डेज। काजिम शाह ने कमरे में आते उसे बेड पर लिटाते हुए उसके कान में गुस्से और बेबाकी से गराना शुरू किया था। उसका सुर्ख होता चेहरा देख के वो अपनी आती ज़ोमायनी और बेबाक बात अपने खूबसूरत अंग्रेजी एसेंट में कह चुका था। इस ख्याल से कि शायद इस तरह से उसकी बीवी को इतनी शर्म महसूस ना होती जिस तरह से उसके उर्दू में बोलने से होती। उसके अल्फाज सुनते हुए एजल शाह की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। एजल शाह के गाल तब के अंगारा हुए थे, चेहरा लाल सुर्ख जबकि घनी मुड़ी हुई पलकें झुक चुकी थीं। एजल शाह ने मजीद बेबाक बातों की ताब ना लाते हुए अपना रुख मोड़ के तकिए में छुपाया। काजिम शाह ने उसे बिला फजूल में शर्माते देख के इस्तेज़ाई अंदाज में अपना सर झटका था। काजिम शाह ने एक झटके से अपनी शर्ट उतार के सोफे पे फेंकते हुए एजल शाह का बाजू पकड़ते हुए उसे सीधा किया। शर्मा तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हारी खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा हूँ या फिर खुशी खुशी तुम्हें अपनी कुर्बत बख्श रहा हूँ। ये कुर्बत सिर्फ तुम्हारी सज़ा है एजल शाह। बहुत शौक था ना तुम्हें काजिम शाह को हासिल करने का, अब भुगतो मुझे। इतनी सर्दी में भी एजल शाह को उसकी शिद्दतें सहते हुए पसीना आ रहा था। उसे खुद भी मुकम्मल तौर पे घूम देखते हुए उसने भी आखिर 2 से 3 घंटे गुजरने के बाद उसे पुकारा था। आज एजल शाह ने उसकी वार्निंग पे अपनी दर्द की रट नहीं लगाई थी। मैं थक गई हूँ शाहजी। इतनी सर्दी में भी एजल शाह को उसकी शिद्दतें सहते हुए पसीना आ गया था। लेकिन अभी मेरी थकावट मुकम्मल तौर पे नहीं उतरी और मैं तुम्हें आज आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे शाहजी नहीं पुकारा करो। काजिम शाह बरहमी से कहता हुआ बेरहमी से उसके होंठों पे झुक गया। रात के 3 बज रहे थे लेकिन नींद आहान शाह की आंखों से कोसों दूर थी। वो जब भी सोने के लिए आंखें बंद कर रहा था गुलाली का खूबसूरत सरापा उसकी आंखों के पर्दों में ले रहा था, उसकी नींद चुरा रहा था। आहान शाह को याद आया था उसने जिस दिन उस पे चोरी करने का खदशा जाहिर किया था वो बाकी अपनी हटकी पक्की उस दिन के बाद उसके कमरे में नहीं आई थी, ना उसकी मौजूदगी में और ना ही उसकी गैर मौजूदगी में। और आज तो वो रात का खाना बनाने भी नहीं आई थी। न जाने वो उसके जाने के बाद कब तक रोती रही होगी। आहान शाह को आज शायद पहली बार उसकी फिक्र हुई। रोती है तो रोती रहे, वो रोने के ही लायक है, रोन दू। आहान शाह ने गुस्से से सोचते हुए अपनी बाहों से तकिया आज़ाद करते हुए ज़मीन पे फेंका था। दिल बार बार उसे बाहों में भरने की तमन्ना कर रहा था लेकिन दिमाग उसे डपकते हुए उसकी बात की नफ़ी कर रहा था। आहान शाह ने अपने दाएं हाथ को अपनी आंखों के सामने करते हुए गुस्से से साइड लैंप पे अपना हाथ मारा। एक बार फिर अपने हाथ उठाने पे गुस्सा आया था। चाहे जो भी था आहान शाह, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बाल छोड़े मेरे, आपको आज गुलाली के लिबास की इतनी परवाह क्यों हो रही है? कितनी चादरें और कितने जोड़े लेके दिए आपने मुझे इन 7.5 सालों में? फिर से आंखें बंद करने पे गुलाली का ये जुमला किसी ताज़ियाने की तरह उसके कानों में गूंज रहा था।
तुम चादरों और जोड़ों की बात करती हो, तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें लेके दूंगा गुलाली। आहांचा बौखला के रह जाओगी तुम। आहांचा ने अपना निचला लब दांतों में दबा के सोचों में उससे मुखातिब होते अपने भूरे बालों में हाथ फेरा था। वो ना चाहते हुए भी फिर से उसे सोच रहा था, अपने तामीर किए गए स्टैंडर्ड से गिर के। तकरीबन फजर के वक्त जाके काजिम शाह ने उसे अपने हसार से रहाई दी थी। वो उस वक्त शॉवर ले रहा था जबकि एजल शाह खुद को कंबल में छुपाए थकावट की वजह से सो चुकी थी। कितनी देर गर्म पानी से शॉवर लेने के बाद ब्लू ट्राउजर में मलबूस काजिम शाह वॉशरूम से बाहर निकला। वॉशरूम से निकलते ही नजरें सामने कंबल में दुबक के सोई एजल शाह पे पड़ी थी। काजिम शाह ने संजीदगी से उस पर से अपनी निगाहें हटाते हुए अपने कदम अलमारी की तरफ बढ़ाए थे। अलमारी से ऑफ वाइट हुडी निकालते हुए काजिम शाह बेड की तरफ बढ़ा था। उसे गहरी नींद में सोते देखे काजिम शाह ने साइड टेबल से अपना नया खरीदा गया फ़ोन उठाते हुए दराज से अपना सिगरेट केस और लाइटर निकालते हुए दराज जोर से बंद किया ताकि वो उठ के शॉवर लेके नमाज पढ़ सके, क्योंकि अजानें कब की हो चुकी थी। उसे हनूज सोते देख के काजिम शाह ने अपने आईफोन पे 1 मिनट का अलार्म सेट करते हुए उसके कान के पास रखा। कब मेरी शादी होगी और इस पढ़ाई से मेरी जान छूटेगी? नहीं जाना मुझे आज कॉलेज। तुम तो अपना मनहूस रोना बंद करो। 1 मिनट गुजरने की देर थी जब अलार्म की आवाज़ पे एजल शाह ने मुंह बसोरते हुए हमेशा की तरह अलार्म को बातें सुनाते हुए खुद पे अच्छी तरह से कंबल ओढ़ा था। वो उस वक्त काफ़ी गहरी नींद में थी, इसीलिए बेध्यानी में उल्टा सीधा बोल चुकी थी। काजिम शाह ने उसकी ऊंची बुड़बुड़ाहट पे अपना आईब्रो उचकाते हुए उसके ऊपर से कंबल खींचा। उसके यूं कंबल खींचते पे एजल शाह ने पट से अपनी आंखें खोली। अपने सामने गुस्से से खड़े काजिम शाह को देखते हुए उसकी सांसें सीने में अटकी थी। तुम्हें अभी भी कोई सबूत देने की ज़रूरत है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? काजिम शाह ने उसके वजूद पे अपनी गहरी नज़रें गाड़ते हुए जोमानी अंदाज में अप्रोच कहा कि उससे इस्तफसार किया, जिस पे एजल शाह ने पहले ना समझी से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नींद में की गई सरगोशी को याद करते हुए वो सुर्ख पड़ते खुद पे जल्दी से कंबल ओढ़ चुकी थी। तुम्हें पढ़ाई से जान छुड़वाने और इल्ज़ाम लगा के शादी करने के लिए सिर्फ मैं ही मिला था? काजिम शाह उसके पास से अपना फ़ोन उठाते हुए लगे हाथ उस पर तंज करना नहीं भूला था। एजल शाह ने उसकी बात पे डुबडुबाती आंखों से उसकी तरफ देखा। वो उसकी नीली आंखों में आई नमी को देख के इग्नोर करता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। वो यकीनन फार्म हाउस जाके सुकून की नींद लेना चाहता था या फिर सुकून से सिगरेट फूंकना चाहता था। कहाँ जा रहे हैं आप? एजल जाना चाहते हुए उसके यूं फजर के वक्त बाहर जाने पे उससे पूछ बैठी। तुम्हारे पहलुओं में आग बुझा चुका हूँ, अब तुम्हारे लाला के मशवरे पे अमल करने जा रहा हूँ। किसी तवाइफ के पहलुओं में आग बुझाने चलोगी साथ? काजिम शाह एक एक लफ्ज़ चबा चबा के करख्त लहजे में बोला था। उसकी बात पे एजल शाह ने तेजी से उठ के बेड पे बैठते हुए बेयकीन नज़रों से उसकी तरफ देखा। काजिम शाह ने उसका रंग सफ़ेद पड़ते हुए बगौर देखा था, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ अपने गोल्डन बालों में हाथ फेरता जोर से दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे से निकल चुका था। जोर से दरवाजे के बंद होने पर एजल शाह होश की दुनिया में लौटी थी। क्या वो वाकई किसी तवाइफ के पहलुओं? इससे आगे एजल शाह से सोचना महाल हुआ था। वो अपना चेहरा तकिए में छुपाती हिचकियों से रोना शुरू हो चुकी थी। एजल, तुम्हारे पेपर्स करीब है बच्चे, कॉलेज क्यों नहीं जा रही तुम? सबके साथ बैठ के नाश्ता करते हैं। आहांशा ने एजल शाह को मुखातिब किया जो सर झुकाए खामोशी से नाश्ता कर रही थी। लाला अभी एजल शाह कोई जवाब देती जब हारून शाह ने उसकी बात काटी। कोई ज़रूरत नहीं है मजीद पढ़ने की, इतनी पढ़ाई काफ़ी है। हारून शाह सख्त लहजे में बोलते फिर से अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो चुके थे। उनकी 2 दिनों से एजल शाह से बातचीत बंद थी। एजल शाह ने काफ़ी दफ़ा उनसे बातचीत करने की और उनके करीब जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे अपने करीब आते देख के अपना रास्ता ही बदल लेते, जिस पे एजल शाह हैरानी से उन्हें देख के रह जाती। या आप क्या कह रहे हैं बाबा जान? क्यों ज़रूरत नहीं है पढ़ने की? आहान शाह ने उनकी बात सुन के छुरी और कांटा अपनी प्लेट में पटकते हुए हारून शाह से इस्तफसार किया। शादी हो चुकी है इसकी, अब इन पढ़ाई के चोचलों में पढ़ने की कोई तुक नहीं बनती। हमने कौन सा इससे कोई नौकरी करवानी है? हारून शाह उसके भड़कने का असर लिए बगैर मसरूफ़ अंदाज में बोल रहे थे। बाकी सब खामोशी से बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि इंसान सिर्फ नौकरियां हासिल करने के लिए पढ़ता है बाबा जान। पढ़ाई इंसान को शऊर और अक्ल देती है, उसे दूसरों से। अभी आहान सपाट लहजे में अपनी बात मुकम्मल करता जब हारून शाह ने फिर से उसकी बात काटी। जितना शऊर इसने हासिल करना था वो कर चुकी है, और रही बात इसकी पढ़ाई को, तो तुम्हारी बहन पे अब तुमसे ज़्यादा हक उसके शोहर का है। अगर वो चाहेगा तो एजल शाह आगे पढ़ सकती है, वरना नहीं। हारून शाह हतमी लहजे में बोलते हुए अपनी कुर्सी से उठ के जा चुके थे। शोहर माय फुट, मैं देखता हूँ कौन मेरी बहन पे पाबंदियां लगाता है। आहान शाह अपनी पूरी कुव्वत से गरजता हुआ प्लेट उठा के ज़मीन पे फेंकता सबको सांस रोकने पे मजबूर कर चुका था। हारून शाह उसकी गरजदार आवाज़ सुन के भी इग्नोर करते हुए वहाँ से जा चुके थे। एजल शाह लरसती हुई हारून शाह की पुश्त देख रही थी। उसका दिल न जाने क्यों खच्चों का शिकार हो रहा था। एजल शाह को परसों से जवेरिया के ढेरों फ़ोन कॉल्स आ रही थीं, लेकिन उसने उसका एक भी फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा। शाह तहम्मुल से काम लो, कोई भी एजल बेटी को पढ़ने से नहीं रोकेगा।
शाह बीबी ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उसे शांत किया, जिस पे अहान शाह ने बिना कोई जवाब दिए वहां से उठना चाहा था, लेकिन शाह बीबी उसका हाथ थाम के उसे फिर से मुखातिब कर चुकी थी। आज रात तुम्हारी और मिराल की मंगनी है। तुम कल भी अपने कामों की वजह से मिराल बेटी को शॉपिंग पे नहीं लेके गए। अब वो रात में क्या पहनेगी? तुम ऐसा करो, आज ऑफिस जाने के बजाय मिराल को शॉपिंग पे लेके जाओ। शाह बीबी ने एक नज़र मिराल का फूला मुंह देखते हुए अहान शाह को याद करवाया था कि उसकी रात में मंगनी है, जिसे वो भूला बैठा है। शाह बीबी की बात में अहान शाह ने अपनी नज़रें यहाँ वहाँ घुमाई थीं। वो आज भी यहाँ मौजूद नहीं थी। आज भी नाश्ता सरताज अम्मा और हलीमा ने रखा था। न जाने वो कहाँ गायब थी। अहान शाह ने अपना निचला लब दांतों में दबाते हुए गुलाली के बारे में सोचा। मुझे आज ऑफिस में काफ़ी ज़रूरी काम है शाह बीबी, और ज़रूरी तो नहीं था शॉपिंग मेरे साथ ही की जाती। अहान शाह बेजारी से अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला था। शाह बीबी ने उसे जवाब देने के बजाय हाँ में सर हिलाते हुए उसका हाथ अपने हाथ से हटा लिया। मिराल तुम ज़हरा के साथ ले जाओ, वो अहान शाह की तरफ देखे बगैर संजीदगी से मिराल से बोली थी। अहान शाह ने उनका नाराज चेहरा देखते हुए गहरी सांस भरी थी। आजकल न जाने सब उसी से क्यों नाराज हो रही थी। मैं ऑफिस से जल्दी आके ले जाऊंगा। अहान शाह अपने भूरे बालों में हाथ फेरते हुए झुक के शाह बीबी के माथे पे बोसा देता वहां से जा चुका था। शाह बीबी ने उसकी हरकत पे मुस्कुराते हुए मिराल को देख के इतरा के आईब्रो चुकाया था, जिसने उन्हें बदले में फ्लाइंग किस करते हुए सुर्ख किया। छोटे शाह, दाजी ने अपनी रोबदार आवाज में अपने सबसे छोटे पोते को पुकारा था, जो पिछले 2 दिनों से उनसे बोलचाल बंद किए हुए था। अभी भी वो यूनी के लिए तैयार सीढ़ियों से तेजी से उतरता बाहर की तरफ बढ़ रहा था जब दाजी ने उसे देखते हुए बुलंद आवाज में मुखातिब किया। अर्जुम शाह ने उनकी पुकार पे अपना आईब्रो चुकाते हुए उनकी तरफ देखा। दरियाब शाह ने बेटे के एटीट्यूड पे उसे घूर के देखा था। उनके छोटे सपूत ने उन दो दिनों में सबको ऐसे इग्नोर किया था जैसे वो उसके आसपास मौजूद ही ना हो। हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो, दाजी ने उसके आईब्रो चुकाने पे दांत पीसते हुए उसे हुक्म दिया। आप अहान लाला के साथ नाश्ता कर चुके हैं दाजी, मैं नहीं चाहता मेरे साथ बैठ के फिर से नाश्ता करने पे आपकी सेहत खराब हो जाए। इसीलिए मैं नाश्ता यूनी से कर लूँगा, और आपको अपने सबसे बड़े यानी काजिम और सबसे छोटे पोते की फिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसे ही गुनाह मिलेगा आपको यार। अज़ीम शाह संजीदगी से उन्हें 2 टोक लहजे में जवाब देता अपने सर को चटकते हुए बाहर की जानिब बढ़ चुका था। उसके जवाब में तंज़ों की भरपूर मिलावट थी, जिस पे दरियाब शाह ने अपनी मुठ्ठियाँ भेजते हुए दाजी का सुर्ख पड़ता चेहरा देखा। नाफरमान औलाद, दाजी सुलगते हुए अपना हमेशा वाला डायलॉग बोलते अपनी कुर्सी से उठ के कमरे की तरफ बढ़ चुके थे।